हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शिव सेमवाल और आज हम लेने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन, जैसे सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में। और हमने सीखा था वहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखने वाले हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल तो हमने सीख लिया था लास्ट में ही। आज हमारा स्टार्ट होगा थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। और थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में जो पहला पैरामीटर है वो है हीट और सेकंड है वर्क डन। तो आज हम हीट और वर्क डन के बारे में बात करेंगे। तो वो सब स्टार्ट करने से पहले बच्चे कुछ बातें आपको बता देता हूं। मेरा नाम शिव सेमवाल, आप लोग सब जानते हैं। एंड अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप यहां से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से आप जाएंगे बच्चा लोग प्लस में, और प्लस से आप जाएंगे सीधा यहाँ पे नीट यूजी, और नीट यूजी से आपको सीधा ले सकते हैं यहाँ से सब्सक्रिप्शन। बच्चे लोग, ये मेरा कोड है शिवलाइव। अब इस कोड के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं। बच्चे लोग, इस कोड के बेनिफिट क्या है कि ये कोर्सेज हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं 12 मंथ एंड 24 मंथ का। 12 मंथ का जो कोर्स है वो है बच्चे लोग क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए, एंड 24 मंथ का कोर्स है 9th, 10th एंड 11th क्लास के लिए। अब इस कोड के बेनिफिट ये हैं कि बच्चे लोग, अगर आप मेरे कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट फॉर 1 ईयर 34,200 एंड फॉर 2 ईयर आफ्टर डिस्काउंट आपको देना होगा 58,500। बच्चे लोग, अन अकेडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अगर आप लोगों ने कोर्सेज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए, पहली बात, आप लोग अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम की 3 कैटेगरी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और मैंने आपसे कहा था कि ओपन सिस्टम एनर्जी भी एक्सचेंज करता है और आपका मैटर भी एक्सचेंज करता है। तो मैंने वहां एक टर्म यूज की थी, एनर्जी एक्सचेंज। तो आइए, ये मान लीजिए आपका है सिस्टम और ये है आपका सराउंडिंग। अब आपको एक बात यहां पे अच्छे से समझनी है, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज बच्चा लोग किसका? एनर्जी का। किसका एक्सचेंज होता है? एनर्जी का। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का, ये 2 टाइप में होता है, इधर वर्क डन और या फिर आप हीट का। समझ रहे हैं? या तो आप एक्सचेंज करेंगे हीट को देके या वर्क डन करके। भाई एक बात बताइए, सिस्टम ने हीट दे दी और सिस्टम ने हीट ले ली। वर्क डन, मैंने दूसरे के लिए काम कर दिया, दूसरे पे एहसान कर दिया, दूसरे ने मेरे लिए काम कर दिया। तो ये 2 ही मोड होते हैं जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब मुझे आपको समझाना है कि हीट, पहला हमने टॉपिक लेके चलते हैं बच्चा लोग, हीट। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हीट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से या फिर क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है तभी आप हीट को एक्सचेंज कर सकते हो, तभी एनर्जी एक्सचेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस तो ही हीट एक्सचेंज हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कहीं गलती से टेम्परेचर सेम है, हो ही नहीं सकता कि आपकी एनर्जी हीट की फॉर्म में एक्सचेंज हो। हीट हमेशा तभी एक्सचेंज होगी जब आप उसे क्या करेंगे? टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, तभी आपकी हीट एक्सचेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए सिंबल हमें पता है क्यू एन क्यू। आइए अब इसकी यूनिट जान लेते हैं। बच्चा लोग, इसकी यूनिट होती है जूल। ऐसा यूनिट हम लोग यूज करते हैं, जूल, कॉमन यूनिट। और एक यूनिट होती है आपकी कैलोरीज। और आप सब जानते होंगे 1 कैलोरी में कितने यूनिट होती, कितने जूल होते हैं? 4.182 जूल। कुछ लोग यूज कर लेते हैं यहां पे 4.182 जूल या 4.18 जूल, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट हो गया। माइंड में क्या याद रखा हमने? अभी हम पहला एक्सचेंज पढ़ रहे हैं एनर्जी का, हीट।
वर्क डन उसके बाद पढ़ेंगे। क्या सीखा आपने कि एनर्जी को एक्सचेंज करने का मोड हीट होता है और वर्क डन होता है। हीट तभी एक्सचेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जब टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब हम लोगों को आगे एक बात ध्यान रखनी है हीट में, कि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, और या मैं ये भी कह सकता हूं कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, और आप इसे ये भी लिख सकते हो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। Absorbed by the system is always positive. ऐसे हीट सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, वो हमेशा कैसा रहेगा आपका? नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है। अब मान के चलो मैं एक सिस्टम हूं, मुझे किसी ने हीट दे दी, मेरे पास ऑलरेडी 100 रुपीज हैं, किसी ने मुझे 100 रुपीज दे दिए, प्लस हो गए, मेरे पास प्लस हो गए और भी ज्यादा, तो इसलिए पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट गिवन बाय द सिस्टम, मेरे पास 100 रुपीज थे, मैंने 50 किसी को दे दिए, अब क्या हो गए? माइनस हो गए। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं इसको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, एंडोथर्मिक में हीट कैसे लेते थे हम? पॉजिटिव, और एक्सो में कैसे लेते थे हम लोग? नेगेटिव। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज का लेक्चर पूरा देखिए। आज के पूरे लेक्चर देखने के बाद आपको हीट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बात यहां तक थी हीट की कि आपने बोला हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट तभी एक्सचेंज करेगी एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में तभी एक्सचेंज होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, एनर्जी हीट की फॉर्म में एक्सचेंज, हीट जो है की फॉर्म में एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हीट की कैटेगरी क्या होती? तो हीट को हम दो कैटेगरी लेके चलते हैं। एक होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। हमारी एक टर्म होती है हीट कैपेसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस पे क्वेश्चंस आपको बहुत कम दिखाई देंगे नीट पे। ठीक है, और कम दिखाई देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे ना करें, क्योंकि अगर एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया और आप इसे करके नहीं गए तो बस वहीं आपकी रैंक थोड़ा पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सिंपल, हम स्मॉल सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और बोल देते हैं हम इसे Q बाय डेल्टा टी। अब पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी होती क्या? क्या हीट कैपेसिटी का नाम हमने पहले सुना है? तो अगर आप मेरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो वहां मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखवाया, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने एग्जांपल में लिखवाया था हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। वो हमने लिखवाया था किसमें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली है क्या? तो डेफिनेशन दी गई कि हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of बच्चों given substance by 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे ये कंफ्यूजन हो गया कि भाई गिवन सब्सटेंस अमाउंट क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। तब यहां से दो कैटेगरी बनाई, तो पहली कैटेगरी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और बच्चों लोग दूसरी कैटेगरी क्या थी? मोलर हीट कैपेसिटी। पहली कैटेगरी क्या थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरी कैटेगरी क्या थी? मोलर हीट कैपेसिटी। अब आपको इसका सही मायने में मतलब समझ में आएगा, और आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। तो आइए पहली बात करते हैं। भाई यहां पे जब हीट कैपेसिटी ने बोला अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट तो मेंशन ही नहीं किया इसने अमाउंट मेंशन नहीं किया। तो अब इसने बोला
कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे करते हैं एस से, और फॉर्मूला दे दिया Q बाय M इंटू डेल्टा टी, टू डेल्टा टी। और जानते हैं डेफिनेशन में क्या लिख दिया इसने, बहुत ही बढ़िया, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट required, amount of heat required to raise the temperature of a gas, या कोई भी जिसके भी आप बात कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ गैस की बात कर रहा हूं हम। हाँ, ये बात जरूर है कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम यहाँ गैस से डील करेंगे। हाँ, जब आपका चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री आएगा उसमें सारे फेस पढ़े जाएंगे, बट थर्मोकेमिस्ट्री के अलावा आप जहां भी बात कर रहे हैं आप गैस की बात कर रहे हैं। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस, या आप यहां पे लिखेंगे टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर आपने कैपिटल सी, ये स्मॉल सी था, ये कैपिटल सी, यहां पे लिख दिया Q बाय N इंटू डेल्टा टी, तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of substance by 1 degree। अब आप लोग क्या काम कर रहे हो, 1 मोल का मतलब आपने अमाउंट फिक्स कर दी। जब आप 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब आप 1 मोल का बढ़ा रहे हो तब आप उसे बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही समझने की बात है इसमें। अब इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है, मोलर हीट कैपेसिटी? आप इन दोनों को कंपैरिजन करो, आप इसको मानिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानिए आप सेकंड। देख लिया आपने अच्छे से, इसको मानिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन। जब आप डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 2 तो आपको मिलेगा C बाय S इज इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा बच्चा लोग, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा स्मॉल m ऑन, और यहां से कैंसिल होने के बाद C इज इक्वल टू S इंटू मोलर मास, यानी कि द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी इज मोलर मास। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, कि स्पेसिफिक हीट जो है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, उनके बीच में क्या है, मोलर मास का रिलेशन है। गिवन मास में मोलर मास दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाए। अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं तो यहां से भी देख सकते हैं, Q अपॉन N क्या है, गिवन मास इनटू मोलर मास में ऊपर लिख देता हूं मोलर मास। अब तो आपको डायरेक्टली समझ ही आ जाएगा, देखो यहीं पर ही इनटू डेल्टा टी, कंपैरिजन करके देख लो आप दोनों को, ठीक है। चलिए अब हमने एक रिलेशन सीखा कि भाई मोलर हीट कैपेसिटी मेरा आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। बच्चा लोग क्या है ये, मोलर मास। अब ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई थी, एक बहुत ही आपको हैरान करने वाली बात बताता हूं। देखो आप लोगों ने सबने देखा कि भाई मोलर हीट कैपेसिटी थी Q बाय N इंटू डेल्टा टी, और आपने S देखा Q बाय M इंटू डेल्टा टी। जरा एक बार ध्यान से देखो, एट आइसोथर्मल प्रोसेस, एक बार लेता हूं मैं एट एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चे लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप याद करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर 0, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, इनफाइनाइट। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज 0 होगा, है ना, हीट एक्सचेंज रहेगा,
यहाँ पे टेम्परेचर कौन, या आप फर्स्ट लेक्चर में मेरे देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या था, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस एंड हीट एक्सचेंज जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। आप देखते हैं, देखिए इस बात को, कितना हैरान करने वाली बात है कि कितना वेरी करती है आपकी हीट कैपेसिटी, कि आइसोथर्मल के लिए जीरो और एडियाबैटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट और एडियाबैटिक के लिए जीरो। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जानते हैं इसका मतलब क्या है, कि पानी को गर्म करने के लिए 4.2 जूल हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हालांकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज करो तो वाटर का भी चेंज करेगा, बट आप अगर देखें आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक और गैस के लिए, आप देखें कितना वेरी करेगा, कितना वेरी करेगा। पर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे चैप्टर में यूज होनी है वो है आपका दो कंडीशन, जिस पे हम ये सब निकालेंगे। तो पहली कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक बार हम निकालेंगे एट कांस्टेंट बच्चा लोग प्रेशर। इन दोनों कंडीशन पे हमें निकालना है अपनी स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तो बताइए स्पेसिफिक हीट क्या थी, Q बाय m इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे आप क्या कर दोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब SV, SV कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ऐसे ही CV क्या हो गया, Q बाय m इंटू डेल्टा टी, क्योंकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला है तो यहां कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दी। अब आइए कांस्टेंट प्रेशर पे, SP QP अपॉन m इंटू m, सॉरी यहाँ पे आएगा m इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेते हैं, हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, ये n आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पे आपका, ये n आएगा। ऐसे ही CP QP अपॉन n इंटू डेल्टा टी। अब क्या मतलब है इस कांस्टेंट वॉल्यूम का, जानते हो उसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट में बी डिफाइंड एज, specific heat may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a given substance by 1 degree Celsius at constant volume। आपने अगर 1 ग्राम, अगर आपने बच्चों लोग 1 ग्राम, यहां लिख देता हूं, ये मान लो 1 ग्राम है और इसका आपने टेम्परेचर रेज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट capacity of a gas may be defined as the heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius at constant volume। और अगर आपने रेस किया कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसे क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब आप 1 मोल का डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वो होगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी, और जब आप 1 ग्राम का बढ़ाएंगे तब उसको बोलेंगे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूं इसका। मान लीजिए आपके पास है नाइट्रोजन गैस और उसकी स्पेसिफिक हीट है X, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मैंने क्या रिलेशन लिखवाया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, आप यहां पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है रिलेशन, क्लियर है सबको कि स्पेसिफिक हीट गिवन मास बाय मोलर मास ऊपर गया था तो यह स्पेसिफिक हीट बन गया, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट दी हुई है, स्पेसिफिक हीट दी है कितनी, X, तो ये कितनी होगी आपकी 28। यहां पे आपको ये चीज से ज्यादा बेटर पता है क्या है, अगर आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से इसे करना चाहते हैं तो आप इस रिलेशन को बस ध्यान रखिए, छोड़ दीजिए इसको भी, आप डायरेक्टली याद रखिए कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट थी और आपकी जो मोलर हीट कैपेसिटी थी, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सिर्फ किसका डिफरेंस है, मोलर मास का, सिर्फ किसका डिफरेंस है, मोलर मास का। चलिए यहां पे हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम CP को भी जानते हैं और हम CV को भी जानते हैं, हम SP को भी जानते हैं
और हम एसवी को भी जानते हैं, हम स्मॉल सी को भी जानते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ये है मोलर हीट कैपेसिटी, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड बच्चा लोग जानते हो ये क्या है, ये है हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब हमारा डाउट ये है कि ये Cp क्या है और Cv क्या है। बच्चा लोग ये Cp Cv है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या है बच्चा लोग, ये लोग मोलर हीट कैपेसिटी। अब एक बार एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, नीट में बड़ा ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नीट के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, आइए आप देख लीजिए कि भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वो कहता है कि भाई एसपी, समझिएगा जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, कि भाई सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे लिख दिया फॉर नाइट्रोजन गैस। अब ए ऑप्शन दे दिया, आपको बी ऑप्शन दे दिया, और आपको सी ऑप्शन दे दिया, आपको डी ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या थे, 14R, 28R, R/14 और R/20। अब सब परेशान हो गए कि भाई ये क्या दिया है, समझ में नहीं आया। तो उसने यहां मेंशन किया कि वो बात कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इससे करना जानते हैं क्योंकि हमें तो इसका मेथड भी पता है। तो देखिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, क्या रिलेशन था, स्पेसिफिक हीट स्मॉल वाला इंटू मोलर मास 28 माइनस Cv इंटू 28 इज इक्वल टू R। बच्चों लोग स्मॉल सी माइनस स्मॉल सी भी क्या आ गया, R/28 मतलब D। तो जब भी एग्जाम में वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं, दो फॉर्मूले और निकल देते हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू R/मोलर। तो बच्चा ये कौन सी कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ऐसा ही एक रिलेशन और ध्यान रखना जो कभी मत भूलना, Cp माइनस Cv, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हम S से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना उसको वहां पे, तो हम S से ही रिप्रेजेंट करते हैं उसको यहाँ पे, Sp माइनस, और Cp माइनस Cv इक्वल टू होगा Nr। और अगर ये उसने दिया होगा सिर्फ हीट कैपेसिटी। इसी बात पे एक क्वेश्चन और हो जाए एम्स लेवल का, बहुत ही बढ़िया और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देख लीजिए सब। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, क्वेश्चन था फॉर 2 मोल्स। ए ऑप्शन था R, बी ऑप्शन था 2R, सी ऑप्शन था R/2 और डी ऑप्शन था 4R। अब अगर आप बोलो कि सर आप टिक कीजिए और बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए, पहले पूछिए ये है क्या। अगर Cp माइनस Cv, मैं यहां पे इसे मेंशन कर देता हूं, अगर बच्चा लोग उसने पूछा है फॉर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R भी हो सकता है, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 2R भी हो सकता है। अगर आप इसकी बात करो तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर आप बात करो इसकी तो ये है बच्चा लोग ओनली हीट कैपेसिटी। तो आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट थे ये तीनों रिलेशन, नंबर 1, नंबर 2 एंड बच्चा लोग नंबर 3। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को आपको कभी भी नहीं भूलना है, इस पार्ट को आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये गैसेस के लिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। मैंने कहा ना, आज का पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको हीट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक रिलेशन जो हमने पढ़ा कि भाई सीपी मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यहां पे वो एक बात और बोलता है, ऑलवेज टू मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी की। और यहां पे उसने एक रिलेशन दिया, सीवी इज इक्वल टू एफ बाय टू आर एंड सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी हो जाएगा। तो यहां से सीपी का वैल्यू हो जाएगा आर प्लस एफ बाय टू आर। तो यहां से आएगा आपका एफ बाय टू प्लस वन आर। यहां से आपने दो चीज सीखी, नंबर वन सीपी एफ बाय टू प्लस वन आर एंड सीवी क्या सीखा? एफ बाय टू। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन बहुत देर से घूम रहा होगा कि सर व्हाट इज एफ, व्हाट इज एफ। तो बच्चे लोग ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बात जाननी है कि एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, फिजिक्स में इसका बहुत ही बढ़िया डिस्कशन होता है। केमिस्ट्री में तो हम इतना ही छोड़ देते हैं कि भाई ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसको आप समझ लीजिए। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। और चलो किस पे डिपेंड करती है ये? एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे। तो याद रखिएगा दो बातें कुछ, एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैसे, आइए पहले बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस, यहां हम एफ लिख देते हैं। दूसरी होती है डाई एटॉमिक बच्चा लोग गैस, एंड थर्ड होता है आपका पॉली एटॉमिक। अब आपको यहां समझ जाना चाहिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 3 लर्न करना है। डायटॉमिक गैस के लिए 5 होगी एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6 होगी। बच्चे लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा, नीट में हो या इंजीनियरिंग में हो, केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें इतना ही सिखाना है यहाँ पे बच्चों को, ये दोनों फॉर्मुलेज हमको लर्न करने हैं, इससे ज्यादा आपको आगे नहीं जाना। अब आइए मोनोएटॉमिक गैस अगर आपको एग्जांपल चाहिए कि नहीं सर हमें तो एक दो एग्जांपल भी दो, तो बच्चे लोग मोनोएटॉमिक गैस कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एंड डायटॉमिक गैस कौन सी होती है बच्चे लोग? O2 एंड नाइट्रोजन। पॉलीएटॉमिक गैस ओजोन। ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैस ओजोन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये रिलेशन हमने यहां से सीख लिया। तो आपको पता लग गया सीपीसीवी की वैल्यू। अब यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसे कराने के बाद आपको काफी नॉलेज हो जाएगी किसकी? गैस की हीट के बारे में। तो लास्ट चीज है हमारी, हमने क्या क्या सीखा? हमने पहला सीखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने सीखा सीवी इज इक्वल टू एफ बाय टू आर। फिर थर्ड हमने सीखा सीपी, वो क्या होता है आपका, आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो एफ बाय टू लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं सीवी प्लस आर, दोनों फॉर्मूले का अब ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एफ बाय टू प्लस वन, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? गामा। इसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स, केमिस्ट्री में बोलते हैं कि इसका जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो होता है गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द एटोमिसिटीज ऑफ गैस। इट इज यूज्ड टू determine the atomicity of, आइए चेक कर लेते हैं। तो हमें गामा पता लगा, पॉइजन्स रेशियो होता है। तो बच्चे लोग वो करने से पहले एक टेबल बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव टेबल है। हम बच्चे लोग यहाँ पे लिखते हैं एफ। एफ किसके लिए? ढंग से बना देते हैं इस टेबल को, और ये टेबल करने के बाद आपकी काफी प्रॉब्लम इवन फिजिक्स की भी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोनो एटॉमिक, और यहाँ पे हम लिखते हैं डाई एटॉमिक
और यहाँ पे हम लिखते हैं पॉली एटम, यहाँ पे हम लिखते हैं F। तो आपको मैंने F की वैल्यू बताई है, क्या होती है F की वैल्यू 3, 5 एंड 6। आप देख सकते हैं अभी जस्ट बताई थी 3, 5, 6। आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग, आगे हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम CV। इसकी वैल्यू निकालेंगे CV की, जल्दी बताइए CV की वैल्यू क्या होगी। तो CV की वैल्यू होगी बच्चा लोग 3/2R, बच्चा लोग 5/2R एंड बच्चा लोग 6/2, मतलब 3। ठीक है, अब हम लक्ष्य निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है बच्चा लोग, यहाँ से निकालना है हमें CP। अब CP की वैल्यू पुट करो। अगर आप जब CP की वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आएगा 5/2R, 7/2R, ये क्या आएगा आपका 4R। हम इसको भी पूरा ही लिख देते हैं ओनली 3R। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट गामा पॉइजन्स रेशियो के बारे में बच्चों। तो ये हमारा हो गया गामा। गामा क्या होता है CP/CV। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो बच्चों देखो क्या आएगी 5/3, मतलब 1.66। अब आप निकालोगे 7/5 बच्चा लोग 1.4, और यहाँ आएगी आपकी 4/3, मतलब 1.3। यानी कि आपने देखा कि गामा पॉइजन्स रेशियो जो है वो मोनोएटॉमिक गैस का ज्यादा होता है। इसका ज्यादा होता है मोनोएटॉमिक गैस का। अब आप दो तरीके से कर सकते हैं कि आप देखेंगे जिस गैस का 1.66 एग्जाम्पल भी लिख देते हैं मोनोएटॉमिक गैस का यहाँ पे भी, ताकि आप हमेशा याद रखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। डायटोमिक गैस कौन सी है O2 है बच्चा लोग, और नाइट्रोजन है, और यहाँ पे कौन आ जाएगी ओजोन। तो आपको ये टेबल हमेशा याद रखनी है कि गामा की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगी, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.66, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए 1.4, और आपकी पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या होगी 1.33। मैं समझ सकता हूं कि सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके हीट के ऊपर के सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग आपको मैं एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं कि हीट एक्सचेंज के बारे में। जब भी आप एनर्जी का एक्सचेंज होगा हीट की फॉर्म में तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सराउंडिंग, वो कैसा रहेगा नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, दोनों के बीच में रिलेशन सीखा। फिर हमने दोनों की डेफिनेशन सीखी। हम लोगों ने सीखा ये तीनों फॉर्मूलेस बच्चे हमेशा याद रखने हैं आपको, हमेशा कैसे करने हैं, याद रखने हैं हमेशा। और ये चीज तो हमेशा याद रखनी है, देख रहे हैं ना आप, आर बाय मोलर मास एंड NR। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब 1 मोल, N=1। फिर हमने सीखा बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, इस पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब समझने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पढ़ने की। चलिए, अब सबसे पहले अगर आप मेरी लाइन देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था बच्चा लोग हीट। हीट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात है वर्क डन पे, अब बात है वर्क डन पे। तो अब आइए थोड़ी बात करते हैं वर्क डन की, बात करते हैं वर्क डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा लगेगा आपको सीखने के बाद। इसको कहते हैं कि बच्चों लोग एनर्जी एक्सचेंज दो टाइप से होती है। एक होती है इन टर्म्स ऑफ हीट और एक इन टर्म्स ऑफ होती है एनर्जी। हीट की फॉर्म में तभी ट्रांसफर वर्क डन के टर्म में तभी होगी जब होगा मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल ऐसा होगा, मैकेनिकल होगा। और हीट की फॉर्म में कब होगा, हीट की फॉर्म में तब होगा जब होगा नॉन मैकेनिकल, ऐसा होगा नॉन। अब आप लोगों ने बहुत सारे वर्क डन सीखे होंगे, बहुत सारे वर्क डन सीखे होंगे। आपने सीखा होगा ग्रेविटेशनल वर्क, आपने सीखा होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
पर गैस की फॉर्म में कौन सा वर्क डन है? तो आप ध्यान दीजिए जरा मेरी बात पे कि मैं एक सिस्टम हूं, मैं एक सिस्टम हूं। मैंने हीट एक्सचेंज कर दी, हीट दे दी या हीट ले ली। अब मैं वर्क डन करना चाहता हूं, या तो अपने ऊपर वर्क डन करूंगा, कंप्रेस होऊंगा, या एक्सपेंड करूंगा या एक्सपेंशन करूंगा। तो मैं जब भी वर्क डन करूंगा, सिस्टम वर्क डन करेगा, या तो सराउंडिंग पे करेगा, या फिर कहां करेगा, अपने ऊपर करेगा। ठीक है, तो उसने फॉर्मूला दिया एक वर्क डन का, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। और इसने यहां पे एक बात सिखाई हमें कि भाई एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और यू कैन से वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स। ऐसे ही होता है आपका कंप्रेशन, जिसको आप बोलोगे वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स। क्या बोलेंगे आप इसे? वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स, और बच्चा लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम। बच्चे लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। कोशिश करूंगा आपको एक एक लॉजिक को समझाने की। अब एक्सपेंशन के लिए डेल वी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज करेगा। तो वर्क डन कैसा आएगा बच्चा लोग? नेगेटिव। सो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सराउंडिंग विल बी नेगेटिव। अब मैं कंप्रेशन की बात करूं तो बच्चा लोग वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज। तो डेल वी क्या आएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बच्चा लोग मेरी एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको ना बस ये समझ लेना, अपने दिमाग में फीड कर लो इसको। क्या कर लो? फीड। हिंदी में कंठस्थ और इंग्लिश में टिप्स पे याद कर लो इसको, भाई भूलना नहीं है इसको। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में भी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है और केमिस्ट्री में भी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर जो आज पढ़ा रहा हूं ये काम दोनों में आएगा। क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स जो होगा 11th का थोड़ा लेट होगा, केमिस्ट्री में थोड़ा पहले हो जाता है। वहां पे थोड़ा सा उल्टा है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री गलत है फिजिक्स सही है, या केमिस्ट्री सही है फिजिक्स गलत है। नहीं, दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं। माई लाइफ माई रूल्स, माई सब्जेक्ट माई रूल्स। जहां जो सब्जेक्ट में जो रूल्स लगेगा वो आपको फॉलो करना है, वो आपको फॉलो करना है। तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, हम सराउंडिंग, मैं सिस्टम हूं, सराउंडिंग पे वर्क कर रहा हूं। अब एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। अब मैं सिस्टम हूं, कंप्रेशन हो रहा है, मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मतलब सराउंडिंग मुझ पे वर्क कर रही है। चलिए, अब हमारे लिए पहला डिस्कशन, सर ये फॉर्मूला आया कहां से? सर ये फॉर्मूला आया कहां से? आइए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। तो आइए पहले वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हम लोग सब जानते हैं कि भाई जो एक्सपेंशन है, हम यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं और बार बार लिखता रहूंगा जब तक कि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को लर्न नहीं कर लेते हो। डेल्टा वी कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा वी कैसा है? नेगेटिव। तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से। और ये रहा क्वेश्चन का डेरिवेशन। मैंने बच्चे लोग ये ले लिया एक कंटेनर। क्या लिया? एक कंटेनर। और कंटेनर में मैंने भर दी एक गैस। क्या है? एक गैस। यहां लगा दिया मैंने एक पिस्टन।
क्या लगा दिया मैंने, एक पिस्टन। यहाँ पे क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस पे, ये हमारा लग गया है पिस्टन। अब यहां पर एक प्रेशर लगेगा बाहर से, पी एक्सटर्नल, ठीक है। और इस पिस्टन का जो एरिया है वो है ए, एरिया। अब हमने क्या किया, यहां पे कर दिया हमने, सब ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंशन। क्या कर दिया, एक्सपेंशन। सब देख सकते हैं यहाँ पे इसे, ये गैस है, गैस ने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। तो आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेज में, इसको अगर मैं इस लेवल को देखूं, यहां इसका लेवल था, पहला पिस्टन की इनिशियल पोजीशन क्या थी, आप उसको देख लीजिए, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी। यानी कि एक्सपेंशन हुआ तो कैसे हुआ, आप देख सकते हैं, इतना डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स किया कि नहीं किया। तो आप मुझे बताइए, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा एक्स। अब बच्चा लोग, मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, मैं समझाऊंगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। फोर्स, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएक्स। अब बच्चे लोग, फोर्स किस पे, पिस्टन तो लगा रहा है, जो भी लगा रहा है, एरिया किसका है, ये पिस्टन का। एक्चुअल में ये ऐसा रहता है पिस्टन, ये ऐसे 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 रहता है ये पिस्टन, ये ऐसा ऐसा ऐसा, समझ रहे हो। तो इसका एरिया है ए, और डीएक्स का डिस्प्लेसमेंट इसने ऊपर की तरफ किया। तो ये पी कैसा लगेगा, एक्सटर्नल, कैसा लगेगा, एक्सटर्नल। ये कैसा लगेगा आपका, एक्सटर्नल। यहां पे मेंशन कर देते हैं इस बात को। तो यहां पे पी लगा एक्सटर्नल, ठीक है। तो एरिया इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब क्यों ना मैं यहां माइनस लगा दूं, क्यों ना मैं यहां माइनस लगा दूं। अब आधे बच्चे परेशान कि सर ये माइनस आया कहां से, ये माइनस आया कहां से। बहुत ही अच्छा आंसर है मेरे पास इसका। भाई फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, सॉरी उल्टा कर दिया हमने डायरेक्शन, एक मिनट, हाँ ये एरो हमसे गलत लग गया है, सब ध्यान से देखेंगे। फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन, एफ डी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे पढ़ते थे ना हम, एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन। तो थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो हमने प्रूफ कर दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया, मैं होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए, बहुत ही अच्छी बात है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर ले तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, a gas undergoes an expansion by 0.2 liter against an external pressure of 1 atm. Calculate the work done. अब बच्चे लोग, क्या सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिमाग लगाना इसमें, इतना इजी क्वेश्चन है कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस के 1, और ये क्या था, डेल्टा वी। बच्चा लोग कितना होगा, 0.2। अब ये आपका है माइनस के 0.2 लीटर एटमॉस्फेयर। अब बोलोगे सर ये यूनिट तो कभी सुनी नहीं हमने, ये यूनिट तो हमने कभी सुनी नहीं। तो कोई बात नहीं, आज बता देते हैं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर में होते हैं 101.3 जूल।
अब आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर में होते हैं 101.3 जूल। आइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सही कॉन्सेप्ट था। एक बात और आपको सिखा देते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। कभी कभी वो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जिसमें वो ग्राफ की बात कर देता है। क्या बात कर देता है? ग्राफ की बात कर देता है। आइए उसी चीज को समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर पीवी कर्व वो होता है आपका वर्क डन। एरिया अंडर पीवी कर्व क्या होता है? वर्क डन। एक क्वेश्चन था नीट वगैरह के लिए, थोड़ा सा एम्स में वो पूछ लेता है। ये है आपका प्रेशर और ये है आपका वॉल्यूम। प्रेशर हमने दिया है एटीएम में और वॉल्यूम हमने दिया है 4, 6, 1 और ग्राफ कुछ हमने ये ग्राफ बना दिया और हमने पूछा इसे कैसे निकालेंगे। तो ऐसे ग्राफिक क्वेश्चन में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर पीवी कर्व। तो आइए इस कर्व को देखते हैं। ये कर्व क्या बनेगा बच्चा लोग? ये बनेगा ट्रेपेजियम। क्या बनेगा बच्चा लोग? ये ट्रेपेजियम बनेगा ये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे? हाफ पैरेलल साइड्स का सम ले लेंगे आप। पैरेलल साइड का क्या ले लेंगे आप? सम। 4 + 6 इंटू 4 इंटू 6, हाइट कितनी है इसकी? 2। तो आपका आ जाएगा 10 लीटर एटमॉस्फेयर। और अब जब आप ऑप्शन में देखोगे तो वहां पे लिखा होगा प्लस भी और माइनस भी। अगर एग्जाम में लिखा हो बच्चा लोग प्लस भी और माइनस भी, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? अक्सर बच्चे यही गलती करके आते हैं। तब क्या करोगे? कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं ग्राफ में। भाई एक्सपेंशन हो रहा है, 4 से 1 से 3 लीटर जा रहा है, तो यहाँ पे तो माइनस बनेगा ही, क्योंकि इस ग्राफ में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इट मींस एक्सपेंशन। क्लियर कर लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा मैश हो गया है यहाँ। एक्सपेंशन और वर्क डन बाय द सिस्टम। बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बढ़िया। ये ग्राफ के ऊपर है, और भी डिस्कशन करेंगे। अभी तो थोड़ा सा हमने आपको एक ग्लिम्स दी है आपको इसकी कि भाई कैसे वर्क डन निकाला जाए। ऐसा ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत जगह मैंने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन के पहले ग्राफ को। साइक्लिक प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। ये हुआ एटमॉस्फेयर और ये हुआ वॉल्यूम इन 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस ग्राफ को सब देख लेते हैं। और इसको मान लिया हमने पी क्यू आर एस। तो आपको यहाँ पे दो चीजें निकालनी है बच्चे लोग। आपको निकालना है वर्क डन फॉर पी क्यू आर एस, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस। क्या होगा? तो मुझे पता है एरिया अंडर कर्व। अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो 4 1 में से गए, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, मेरा सीधा आ गया 12। मेरा 12 आ गया सीधा। कैसे आया 12 वर्क डन? देखो, पी क्यू इंटू पी एस, 3 इंटू 4, ये आ गया मेरा 12 लीटर एटमॉस्फेयर। प्लस माइनस का पता बाद में करेंगे, पर मैंने क्वेश्चन दिया वर्क पी क्यू के लिए भी निकालो।
वर्क डन क्यू आर के लिए निकालो, वर्क डन आर एस के लिए निकालो और वर्क डन एस पी के लिए। तो बच्चे लोग पी क्यू के लिए बहुत सिंपल है, प्रेशर है 2 का, प्रेशर है 2 का, देख सकते हैं वॉल्यूम में 4 से 1 कितने का 3, 3 2 जा 6 लीटर एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन, मतलब माइनस साइन। वर्क डन क्यू आर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0। अब आर एस पे आइए, आर एस पे क्या है आपका 4 टू 3, वैल्यू पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कंप्रेशन है, लीटर माइनस लगा। एस पी 0 क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है। तो वर्क डन अगर मैं निकालूंगा पी क्यू आर एस का बच्चा लोग तो सबको ऐड कर दो, माइनस के 6 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 0 तो आ गया प्लस 6 एटमॉस्फेयर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन आपने किया है इसका आंसर आना ही ये था। जानते हो क्यों आना था? क्योंकि बच्चे लोग देखो एरिया अंडर द कर्व, इसका कर्व देखो, ये किसका कर्व है? वर्क डन बाय द सिस्टम। ये किसका ग्राफ है? ऑन द सिस्टम। तो आप मुझे अपने आप बताओ किसका एरिया ज्यादा बड़ा है, किसका एरिया ज्यादा बड़ा है, किसका एरिया ज्यादा बड़ा है? ऑन इसका, ऑन द सिस्टम का, कंप्रेशन का। तो इसलिए आप ध्यान रखिए अगर साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर सॉरी हम क्लॉकवाइज, साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज हो, साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो और या हो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और अगर वर्क डन अगर आपका क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये था बच्चा लोग आपका वर्क डन। तो बच्चे लोग मैंने एक कोशिश की है, मुझे लगता है आप लोगों को सबको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बता देते हैं एक बार। हमने दो आज एक्सचेंज पढ़े, एक हमने पढ़ा हीट का एक्सचेंज और एक हमने पढ़ा वर्क डन के बारे में। मतलब सिस्टम सराउंडिंग के साथ आपका क्या क्या एक्सचेंज करता है, आपका एनर्जी एक्सचेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन एंड हीट। हीट तभी एक्सचेंज करेगा जब टेम्परेचर में चेंज होगा, और वर्क डन या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन। बच्चा लोग ये सब आपके सामने है। तो आप लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हुआ चलूंगा। जैसे कि ये 3 फॉर्मुलेस आपको पढ़ने हैं अच्छे से, काफी क्वेश्चंस बनता है इसके ऊपर। डिग्री ऑफ फ्रीडम में परेशान मत होइएगा, जितना बताया है इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गामा पॉइजन्स रेशियो आप सीख चुके हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सराउंडिंग कंप्रेशन, ये उसका डेरिवेशन हो गया। और ये है एरिया अंडर ग्राफ वाले ग्राफ। तो बच्चे लोग इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, वो सब करने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, हाँ बच्चे लोग ये अन अकेडमी लर्निंग है, अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं किया तो बच्चे लोग यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद आप जाइएगा सीधा प्लस में, और प्लस से आप जाएंगे सीधा नीट यूजी में, और नीट यूजी से डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा? सब्सक्रिप्शन। बच्चे लोग ये मेरा कोड है, अगर आपको मेरी टीचिंग थोड़ी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस कोड का यूज़ करें, और आपको मेरा पढ़ाया अगर सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें आप उसके ऊपर। और ये कोर्सेज हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बच्चा लोग यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ 12 मंथ एंड 24 मंथ का। 12 मंथ का कोर्स जो है वो है आपका क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए। जो आपका 24 मंथ का है वो है 9th, 10th एंड 11th। तो आप लोग मेरे कोड का यूज़ करें, और अब अगर आप मेरे इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट फॉर 1 ईयर। आफ्टर डिस्काउंट आपको देना होगा 34,200 एंड फॉर 2 ईयर्स आपको देना होगा 58,500। ये मेरा एक कोड है जिसका यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए बच्चों लोग, जाने से पहले एक बात जरूर बोलूँगा कि जो भी आपने आज पढ़ा है हीट एंड वर्क डन के बारे में,
बच्चे लोग ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वो क्वेश्चन उठाता है वो उठाता है आपका हीट और वर्क डन के कॉन्सेप्ट्स को लेके, ठीक है। तो जो जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं उनकी समरी करके आप लोग घर पे एक बार रिवाइज कीजिए और टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक इसी को समझा जाता है, क्योंकि सबसे डाउट्स भी इसी में ही आते हैं। इसमें सोचना भी पड़ता है और फॉर्मूले को लर्न भी करना होता है। तो जब तक आपके लर्न करना एंड समझना दोनों को कंबाइनली यूज करोगे तो ये चैप्टर ज़्यादा अच्छा यूज होगा, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ पे ये जो हमने प्रोसेस लिखा है, ये जो आपका हीट कैपेसिटी है, कम क्वेश्चंस आते हैं बट हमें इसको करना ही होता है, क्योंकि पता लगा रैंडमली एक क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा सा बाउंसर गया। बच्चों जाने दो, वो हमें इतना ही समझना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मैंने ये तो बताया कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं बताया। तो आपको इतना ही याद करना है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3, डायटॉमिक गैस के लिए 5 एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए होता है 6। एंड बच्चा लोग ये टेबल टिप्स पे, एकदम टिप्स पे टेबल आपको याद होना, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग अनअकैडमी। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लेक्चर में आऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।